नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एग्नेस सोनकर। आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य डॉक्टर महेश भास्कर जी से। किसके बारे में? चरक संहिता के बारे में। तो चरक ऋषि के बारे में मैंने बहुत सुना था, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या है और वो कैसे हमारे को प्राप्त हुई और हम इसको आगे कैसे लेकर गए और आज के दिन में हम उसको मॉडर्न मेडिसिन से कैसे कंपेयर करते हैं, इसके बारे में वो हमें ज्ञान देंगे। ठीक। नमस्ते। तो आपने जो सवाल पूछा मुझे एग्नेस जी, वो बड़ा इन डेप्थ सवाल है। इसका मैं आपको इन डेप्थ आंसर देता हूँ। चरक ऋषि जो थे, चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी थी। जो आज हम मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो फर्स्ट ईयर में हमने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, ये दो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर किसी भी MBBS में। तो जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो ये फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर ये चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी हुई है। ये जो चरक संहिता थी, इसी को पढ़ने के लिए हिपोक्रेटिस ग्रीस से यहाँ पे आए। आपको पता होगा कि टॉलोमी, उसके बाद हिपोक्रेटिस, प्लेटो, ये सारे भारत में आके पढ़ के गए थे। ये पढ़ने के बाद हिपोक्रेटिस ने वापस जाके ग्रीक मेडिसिन की रचना की। उसी ग्रीक मेडिसिन को आज हम एलोपैथी के नाम से जानते हैं और आज हम एलोपैथी को ही पढ़ते हैं। 1935 तक आयुर्वेद की सारे मेडिसिन्स और सारे आज जितने हमारे अलग अलग टाइप के दवाइयाँ हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन से आगे थी। जब पेनिसिलिन का इन्वेंशन 1936 में हुआ, उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन जो आज हम जिसे कहते हैं, जो केमिकल बेस्ड जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उसकी शुरुआत हुई। और हमारा आयुर्वेद का जो मेडिसिन है वो अभी भी मोस्टली नेचुरल बेस्ड, प्लांट बेस्ड है, जिसमें केमिकल्स कम यूज़ होते हैं। केमिकल यूसेज की शुरुआत 1200 सेंचुरी में नागार्जुन जो थे कर्नाटक के, उन्होंने शुरू की थी। और केमिकल्स में सबसे ज़्यादा हम मर्क्यूरी यूज़ करते थे, पारस का, जो आज भी मॉडर्न मेडिसिन के काफ़ी सारे दवाइयों में हम यूज़ करते हैं। लेकिन मरकरी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। नहीं, मर्क्यूरी आपको एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से मर्क्यूरी के काफ़ी सारे मेडिसिनल फ़ायदे हैं। तो मर्क्यूरी को अलग अलग कंपाउंड्स के साथ मिक्स करके काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि मर्क्यूरी आपको शायद अमरत्व भी प्रदान कर सकता है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च लगभग पिछले हज़ारों साल से जो चल रहे थे, उसी से लेके मॉडर्न मेडिसिन ने भी और आयुर्वेद ने भी काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ बनाई जो केमिकली बेस्ड थी। और आज जो हम मेडिसिन लेते हैं वो सारे केमिकल बेस्ड मेडिसिन देते हैं। हम प्लांट से केमिकल एक्सट्रैक्ट करके फिर केमिकल फॉर्म में हम देते हैं जितने भी टैबलेट्स हैं। सिमिलरली आयुर्वेद में भी जब हम पहले देते थे, तो आयुर्वेद के मेडिसिन भी जो हम देते थे वो प्लांट बेस्ड थे, बट वो हम केमिकल के थ्रू ही देते थे। अगर आपको विटामिन C चाहिए तो हम कहेंगे कि आप इमली चूज़ करो या आप नींबू चूज़ करो। उसी के बेसिस पे हम प्लांट बेस्ड बट नेचुरल केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। तो चरक आयुर्वेद की जो शुरुआत हुई थी, ये ज्ञान जो है ये साक्षात महादेव से आया हुआ है। ये अथर्ववेद जो है, हमारे जो 4 वेद हैं, चारों वेदों में जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सारे मेडिसिन, अलग अलग टाइप के पॉइजन, अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड, अलग अलग डिजीजेस और उनके ऊपर चलने वाले अलग अलग प्लांट्स, इनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इसी के बेसिस पे आयुर्वेद की रचना हुई है। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद को वेद कहा जाता है, आयुर्वेद अर्थात आयु से रिलेटेड वेद। तो जो हमारे 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। ये अथर्ववेद का उपवेद आता है। तो आयुर्वेद अथर्ववेद के ऊपर आधारित उसका उपवेद है। तो महादेव से जो ये ज्ञान है, महादेव से ये ज्ञान ब्रह्मदेव को मिला। ब्रह्मदेव ने ये ज्ञान उनके मानस पुत्र को दिया जो दक्ष प्रजापति है। दक्ष प्रजापति ने ये ज्ञान इंद्रदेव को दिया। इंद्रदेव से ये ज्ञान अश्विनी कुमार जो थे, ये दोनों जुड़वा थे। ये दोनों जो देवता थे, इन्हें साक्षात मेडिसिन के देवता कहा जाता है। उनको ये ज्ञान उनसे मिला। और अश्विनी कुमारों कहा जाता है, अश्विनी कुमार नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो 2 हैं, अश्विनी कुमारों। तो यही अश्विनी कुमार जो आपको महाभारत के नकुल और सहदेव पता होंगे, उनके दोनों के पिता थे। वो दोनों भी जुड़वा थे। ये अश्विनी कुमारों के पिता थे, अश्विनी कुमार उनके पिता थे। तो उन्होंने इस संहिता को, इस ज्ञान को आगे दिया। वो ज्ञान अग्निवेश ऋषि ने धारण किया। उन्होंने अग्निवेश संहिता लिखी, जो अग्निवेश संहिता आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
इस अग्निवेश संहिता के ऊपर चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी थी। और ये जो चरक संहिता है ये आज हमारे पास उपलब्ध है। चरक संहिता के दो काफ़ी बड़े, इतने बड़े बड़े उसके दो ग्रंथ हैं, और उस ग्रंथों से ये ज्ञान आज आयुर्वेद का और जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है ये हमारे पास आता है। इसका जो एनाटॉमिकल पार्ट है उसके ऊपर सुश्रुत जो है उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, जो एनाटॉमी के रिलेटेड है। तुम्हारी बॉडी की एनाटॉमी सुश्रुत ने लिखी और फिजियोलॉजी चरक ने लिखी। तो जितनी सारी सर्जरी से रिलेटेड ज्ञान है, कौन सी सर्जरी कैसे करनी है, स्टिचेस कैसे लेने हैं, ये सारा जो नॉलेज है ये सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है। इवन ये कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत जो थे वो रोम तक जाके सर्जरी करते थे। रोम के काफ़ी फेमस राजा थे मिनेंडर, उनकी सर्जरी करने के लिए सुश्रुत रोम गए थे। उन्होंने जो हम आज वैक्सीन लेते हैं, तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है ये सुश्रुत ने तब बनाई थी कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स होता है तो स्मॉल पॉक्स भरने के बाद उन जख्मों से जो डेड स्किन निकलती है उस डेड स्किन को वो दूसरे हेल्दी इंसान के स्किन में थोड़ा सा छेद करके उसके ऊपर वो बांध देते थे, ताकि जो न्यूट्रलाइज वायरस हैं, जो आदमरा वायरस हैं, उससे उनको ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन हो। तो वैक्सीनेशन की शुरुआत सुश्रुत ने उस ज़माने में की थी, और उन्होंने ही प्लास्टिक सर्जरी की भी शुरुआत की थी। तो सुश्रुत संहिता में हमें ये मिलता है कि जो युद्ध में लोगों के नाक जनरली कट जाते थे या कान कटते थे, तो नाक की वापस राइनोप्लास्टी कैसे करनी है, इसका पूरा का पूरा जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है। कि करदली के दो जो डेट होते हैं उनको नासिका में रख के आपकी थाइस की स्किन लेके आप उसके ऊपर किस तरीके से उसे इम्प्लांट करना है और वापस उस नाक की पुनर्रचना करनी है और कार्टिलेज बनाना है। आचार्य जी क्षमा चाहूँगी बीच में वो कर रही हूँ, करदली का मतलब क्या होता है? करदली का एक पेड़ होता है, आपने देखा होगा, जो ज़्यादातर मोस्टली आपको ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। तो ये करदली का पौधा काफ़ी कॉमन है भारत में। अब वो मैं आपको किसी दिन अगर मुझे मिलता है तो मैं उसके बारे में आपको और ज़्यादा बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हॉलो होता है, उसकी जो शाखा है वो हॉलो होती है। तो उस हॉलो शाखा को यूज़ करने के लिए उन्होंने कहा था, ताकि आपका ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यू रहे। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई दे रेफर्ड इट टू यूज इट इन अ प्लास्टिक सर्जरी। तो ये हुई आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आयुर्वेद। बहुत बहुत शुक्रिया।